हेलो दोस्तों, उनकी पाठशाला में स्वागत है। हेलो बच्चों, हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर की पढ़ाई स्टार्ट की थी। 11th क्लास की केमिस्ट्री की जो 5th नंबर चैप्टर है वही स्टार्ट किए थे हम आप लोगों को पढ़ाना। तो उसमें 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। ओके, 2 वीडियोज़ के अंतर्गत हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में स्टडी किए थे। अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इसमें भी अभी बाकी है लंदन फोर्स बाकी है, उसी को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बाकी है। एक्चुअल में हम आप लोगों को बताए हुए थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सामान्यतः 6 भागों में बांटा गया है। उसमें से 4 भाग सामान्यतः हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, और 5 नंबर जो है इसका 5th टाइप जो है उसका नाम है डिस्पर्सन फोर्स, या उसी को लंदन फोर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यही आज हम लोग को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक हम लोग ये बनाएंगे कि डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे लंदन फोर्स। क्या आप लोग दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा नीचे करना इधर का, ठीक है। लंदन फोर्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन फोर्स हो जाएगा। ओके, तो इसी के बारे में आज स्टडी करना है। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बिखराव बल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? बिखराव बल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे। इसका नाम ही है बिखराव बल। इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन को इंडिकेट करता है। ओके, सिंपल में ये जानिए कि जो डिस्पर्सन फोर्स होता है, हम किसी की बात कर रहे हैं, वो लोग डिस्पर्सन फोर्स की बात कर रहे हैं, कि जो डिस्पर्सन फोर्स जो होता है ना, ये इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन को इंडिकेट करता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन को इंडिकेट करता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब जानते हैं आप लोग, विकर्षण का बल होता है। ओके, और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई कैसे होता है इसमें? तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स उसे कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन के द्वारा यह रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा यह रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए इसे हम लोग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स के नाम से जानते हैं। ओके, अंतः इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण बल कहा जाता है। ओके, तो वो हम आप लोग को डिफिनेशन में लिखाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि डिस्पर्सन फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन को इंडिकेट करता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो इसका डिफिनीशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब जो है ना, हम यहीं पे लिखाएंगे और आप लोग को यहीं से लिखना होगा। नोट्स का PDF नहीं भेजेंगे, यहीं से आप लोग लिखते रहिएगा बुआ। ओके, तो इसका डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन हो जाएगा सच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स which is acting between इनर्ट गैसेज को ही हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कहते हैं। हम क्या कहते हैं बुआ? नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखे हैं सच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच एक्टिंग बिटवीन इनर्ट गैसेज इज कॉल्ड लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। इसमें ये होता क्या है कि इनर्ट गैसेज जो होता है, जैसे हीलियम मान लीजिए, हीलियम हो गया। अब हीलियम को हम क्या करते हैं, यदि एक कंटेनर में रखते हैं, चाहे हीलियम के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को लंदन फोर्स कहते हैं, या उसी को डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। ओके, जितने भी इनर्ट गैसेज होते हैं तो उस इनर्ट गैस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब इनर्ट गैसेज होते हैं।
और इसी को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अब जैसे एक कंटेनर हो गया, एक कंटेनर में हीलियम गैस को रख दिया जाए। अब हीलियम गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स अप्लाई होता है। ओके, अब फोर्स अप्लाई होने के कारण इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो जाता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होगा, इसका अर्थ हुआ कि पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और पार्शियल निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो मोमेंटरी के लिए अर्थात बहुत क्षणिक के लिए वह डाइपोल में परिवर्तित हो जाता है और उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। तो ये तो इसका डिफिनीशन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि व्हेन इनर्ट गैसेज present in a container then inter-electronic repulsion forces applied between inert gases, okay, then and inert gases convert momentary dipole due to opposite charges। ओके, अब इसके बारे में देखेंगे हम। आप लोगों को लिखाए हुए हैं कि सच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन इनर्ट गैसेज। इसका मतलब वह अंतराणविक बल जो इनर्ट गैसों के बीच में लगता है उसको हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर वही बात यहाँ पे हम करते हैं कि जब इनर्ट गैसों को एक कंटेनर में रखते हैं तब उस इनर्ट गैस के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। ओके, और जब वो अप्लाई होता है ना, उसके बाद क्या होता है कि उस फोर्स के कारण क्या होता है या अपोजिट चार्ज के कारण क्या होता है यहाँ पे कि उन दोनों के बीच में अर्थात वो दोनों इनर्ट गैसेज कुछ समय के लिए डाइपोल में परिवर्तित हो जाता है। ओके, सिंपल सा बात है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी बुआ लीजिए। स्क्रीनशॉट होगा, ले लिए होंगे आप लोग बुआ। अब चलिए, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसका डिफिनीशन हिंदी में भी लिख दे रहे हैं और हिंदी में लिखने के बाद इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा आप सभी को। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। उस प्रकार का अंतराणविक बल, उस प्रकार की अंतराणविक बल जो अक्रिय गैसों ये होता है ध्रुवीय अणु। ओके, तो हम यहाँ लिखा है कि वैसा अंतराणविक बल जो अक्रिय गैसों के बीच कार्य करता है, या लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बिखराव बल कहते हैं। ओके, ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई हिंदी में।
अब जो वेन वाला स्टेटमेंट लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा जब अक्रिय गैसों को किसी बर्तन में रखते हैं, किसी बर्तन में रखते हैं तो अक्रिय गैसों के बीच अंतः इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण बल कार्य करता है। विकर्षण बल लगता है भी लिख सकते हैं। एवं विपरीत आवेशों के कारण अक्रिय गैस क्षणिक मतलब होता है कम समय के लिए, क्षणिक डाइपोल इसी को इंग्लिश में डाइपोल कहते हैं, हुआ डाइपोल में परिवर्तित हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट हो गया, ये हिंदी में स्टेटमेंट हो गया, इसके पहले इंग्लिश में लिखा दिया, ये हिंदी में हो गया। ओके, इसको स्क्रीनशॉट हुआ आप लोग लेकर रख लीजिए। इसके बाद इसके बारे में हम डिफिनीशन एग्जाम्पल में समझाते रहे। ओके, अब चलिए, तो स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो समझे। ये स्टेटमेंट जो होता है रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ये एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझे। लेकिन ये स्टेटमेंट अगर ध्यान में रहेगा तो एग्जाम्पल भी समझने में अच्छा लगेगा, और एग्जाम्पल जब अच्छा समझ में आ जाएगा तो स्टेटमेंट तो अपना से भी आदमी अपना लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकता है। तो आइए इसमें हम सिखाते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल इसका। अब एग्जाम्पल में देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक लेते हैं इनर्ट गैस, एग्जाम्पल में लेते हैं। इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस, और इनर्ट गैस में हम किसको लेते हैं, हीलियम को लेते हैं, जिसकी सिंबल क्या होती है, He होता है, जो 2 नंबर पे आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और समझेंगे बुआ कि हीलियम की जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, हीलियम की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। ओके, थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाते हैं, ध्यान से देखिए, वो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या करें, ये अंडाकार बन जा रहा है, हम बना रहे हैं गोल, ऐसा सारा अंडाकार बन जा रहा है। बहुत ऐसा है, समझा, लाइफ बहुत ऐसा होता है। चलिए, आप ही लोग तो है कि आप लोग देखते हैं तो फिर खुश हो रहा है, समझे। लेकिन आप लोग इतना नमूने है कि आप सेंटर बड़ा करते हैं क्लास। ऐसे चलिए, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई न्यूक्लियस मतलब नाभिक हो गई। और हीलियम के पास आप लोग जानते हुआ, हीलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हीलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते हैं, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। तो एक कंटेनर में हीलियम के मॉलिक्यूल्स रखते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हीलियम रहेगा, मतलब H2 मान लीजिए। तो एक हीलियम ये हो गया, एक हीलियम हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है हुआ, एक हीलियम हम लोग यहाँ बना लेंगे। कहाँ करें, गोल आजकल फिर नहीं बन रहा पहले के जैसा। चलिए, एक हीलियम ये हो गया। अब इस हीलियम पे भी 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही पक्का है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ये सोचना है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात मान लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है।
तो इसी दो इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी फोर्स लगा सकते हैं। ओके, तो हमारी मर्जी, हम इसको लेकर चले तो या इसको लेकर चले। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ओके, अब ये इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इधर भागेगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। अरे समझे ना, जैसे होता है ना कि ये यहाँ मार्कर है, हम इधर फोर्स लगाते हैं तो उधर ना मार्कर भागेगा। ओके, फोर्स के डायरेक्शन में। वही बात है यहाँ पे कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ना जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पे भी ये इलेक्ट्रॉन जब फोर्स लगाएगा तो ये भी ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अंतः इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण बल लग रहा है क्योंकि दूर जा रहा है ना। ओके, अब चलिए, अब क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे गए, अब ध्यान से देखिए, अब इस फिगर को हम यहाँ बनाते हैं। ओके, हो गया, यहाँ पे एक फिगर बना लिए। अब ये फिगर यहाँ बना है तो इलेक्ट्रॉन तो अपने ही पोजीशन पे यहाँ पे। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन कूद के उधर भागा है तो अब उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उधर गया है तो इलेक्ट्रॉन ये इधर से यहाँ पे आया है तो इलेक्ट्रॉन अपना माइनस चार्ज लेकर ना आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जाएगा अपना चार्ज लेकर ही जाता है। तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो अपना माइनस चार्ज भी यहाँ पे लेकर आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ओके, तो किसको इंडिकेट करता है, ये तो डाइपोल है ना बना। कौन सा डाइपोल, मोमेंटरी डाइपोल, कुछ समय के लिए डाइपोल बना। इसकी ही बात करते हैं तो इसका भी फिगर हम यहाँ बनाते हुए देखिए लोग, आप लोग सही बच्चे ध्यान देंगे। ये हीलियम हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पे रहेगा एक इलेक्ट्रॉन वहाँ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया है, अपना पोजीशन चेंज करके मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए, तो ये भी तो डाइपोल बन गया ना, ये डाइपोल बन गया। ओके, तो ये एक्सप्लेन किए हैं। एक्चुअल में हमारे कहने का मतलब क्या है कि हीलियम इनर्ट गैस, हीलियम इनर्ट गैस, अब इन दोनों इनर्ट गैस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन दोनों, इसके और इसके बीच में जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। एक्चुअली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे डाइपोल में चेंज होता है। इनर्ट गैस भी डाइपोल में चेंज होता है ना, तो डिस्पर्सन फोर्स लगने के कारण कैसे चेंज होता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, बस और कुछ नहीं, सिंपल में याद रखिएगा कि इनर्ट गैसों के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, लंदन फोर्स अप्लाई होता है या डिस्पर्सन फोर्स अप्लाई होता है। हो तो गया, इसको भी खूब अच्छा से नोट कर लेंगे वो आप लोग। ओके, हो गया, इरेज कर दे वो लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट टाइप जो कि 6 नंबर है, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन, या इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये पढ़ना है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड
इसको बोल सकते हैं या हाइड्रोजन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचा जाएगा कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्स हम पहले बताए थे यह उसी के स्पेशल टाइप होता है। इसमें HCl बताए थे, HI बताए थे हम, ओके। ये डाइपोल डाइपोल का एक स्पेशल टाइप होता है जो केवल हाइड्रोजन फोन के बीच में बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन फोर्स इज ऑल्सो डाइपोल डाइपोल फोर्स, बट ऑल डाइपोल डाइपोल फोर्स आर नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक शाखा है, एक छोटा सा भाग है किसका, डाइपोल डाइपोल का, ओके। लेकिन पूरा डाइपोल की बात करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड ये डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाता है। अब सिंपल यानी इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्स हम आप लोगों को सबसे पहले ही पढ़ाए थे। डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स हम आप लोगों को बहुत पहले वीडियो में शायद हम आप लोग बताए हुए थे, ओके। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स का स्पेशल टाइप होता है, क्या होता है हुआ, स्पेशल टाइप होता है। और उसी स्पेशल टाइप को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये कहता है कि हम ऐसा डाइपोल डाइपोल फोर्स का टाइप है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ ओनली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बस हो तो गया, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स का एक स्पेशल टाइप होता है, ओके। इसका मतलब हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, सच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर force which acting between only हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन होता है वह, फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे H बॉन्ड लिखे, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। सिंपल में जानिए ना बुआ आप लोग कि अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आप लोग सिंपल में एक बात बताइएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। Such type of intermolecular force which acting between only hydrogen and fluorine or oxygen or nitrogen is called hydrogen bond। इसका अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये डाइपोल डाइपोल फोर्स का एक स्पेशल विशिष्ट टाइप होता है जो केवल हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ही बॉन्ड होता है, से अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। इसको जल्दी नोट कीजिए तो वो आप लोग इरेज कर दे हम इसको। चलिए स्क्रीन शॉट भी तो ले सकते हैं आप लोग ने, हुआ स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग, इरेज कर दे रहे हैं। H बॉन्ड लिखा है ना, इसके बाद से फिर यहां पे लिखना है सो ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड
are called dipole force, but all dipole force are not हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन फोर्स। सिंपल बात है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी बनते हैं सभी डाइपोल फोर्स ही कहलाते हैं, लेकिन सभी डाइपोल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन फोर्स नहीं कहलाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये जाकर अब यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कंप्लीट हुआ। अब इसका हिंदी लिखा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट हुआ, ले लीजिए आप लोग, या वीडियो रुक के लिख भी सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए अब चलिए अब हम लोग इसकी हिंदी की बातें करते हैं। अब हिंदी क्या हो जाएगी, अगर हिंदी हम बोल देंगे तो लिख लीजिएगा बुआ, फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। आइए हम लिखिए देते हैं। चलिए इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बंधन डाइपोल फोर्स की एक विशिष्ट प्रकार होती है या है। ओके, अब इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो वैसी अंतराण्विक बल जो केवल हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन, इंग्लिश में लिख दे रहे हुआ फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच लगता है उसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। इसलिए सभी डाइपोल फोर्स हाइड्रोजन बंधन नहीं होते हैं, लेकिन सभी हाइड्रोजन बंधन डाइपोल फोर्स होते हैं। या कहलाते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, कहलाते हैं। सिंपल में जानिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, ये डाइपोल फोर्स का एक विशिष्ट टाइप होता है जो केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन इन सभी को बॉन्डेड करता है हाइड्रोजन के बीच, और कुछ नहीं है। ओके, इससे लिखिए लो, एग्जाम्पल बता रहे हुआ, इसको इरेज कर दे। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग वो सभी से। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और बातें करते हैं। आसपास में संगीत हो रहा है, ये गीत चल रहा है, साउंड शायद आता होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे आप लोग, पढ़ाई पर ध्यान नहीं केवल आप लोग। ओके, अब चलिए, अब यहाँ बातें हम लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग HF को ले लेते हैं। HF देखिए, इसमें क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H और F के बीच में बॉन्ड बना है, नो टेंशन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे बातें करते हैं कि HF जो है ना सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, ओके। अब फिर एक और HF ले लेते हैं, HF। चलिए, HF के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखा जाए कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है। इसका मतलब किस पे पार्शियल निगेटिव होगा, किस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो हम पहले ही बताए हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पे पार्शियल निगेटिव होगा, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो हाइड्रोजन के कंपेयर में फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट जो होते हैं ना वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए इसके पास पार्शियल माइनस होगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव होगा। अब यहाँ पे क्या, HF और HF के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी फोर्स को हम लोग H बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, H बॉन्ड कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, या इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखिए, ये तो डाइपोल कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ये डाइपोल कहलाएगा, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव आ गया, तो इसे डाइपोल कहवे करेंगे। इसे भी तो डाइपोल कहेंगे ना। डाइपोल जब हम बता रहे थे तो उसमें समझाए हुए थे कि डिफरेंट एटम के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना तो उसे डाइपोल कहते हैं। ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, तो इसके बीच में होता है फोर्स अप्लाई होता है, तो डाइपोल फोर्स तो कहलाएगा। लेकिन H और F के बीच में अप्लाई हो रहा है, इस कारण से इसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ओके, तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसे हम लोग किस नाम जानेंगे, H बॉन्ड के नाम से हम लोग इसे जानेंगे। ओके, बहुत सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे H2O हो जाएगा। H2O की बात करते हैं, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है। तो H2O को हम स्ट्रक्चर के रूप में ऐसा नहीं लिख सकते, H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा O, ओके। अब फिर H एक और हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, फिर नीचे भी सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। मतलब हमारे कहने का अर्थ हुआ, देखिए H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, इसी के बीच में लगना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन के बीच में लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बीच में लगेगा। ओके, ये हमेशा आप लोग देख के बनाइएगा। तो अब क्या है यहाँ पे कि सिंपल से बात है, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव। फिर इस बॉन्ड के कारण हुआ है, फिर इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे जाएगा पार्शियल निगेटिव, थोड़ा सा नीचे बना दे हुआ, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। फिर इसकी कंपेयर करें तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। फिर इस बॉन्ड का कंपेयर में इसका हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसका पार्शियल निगेटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब इन दोनों के द्वारा यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, फोर्स अप्लाई होगा, और इसी को हम लोग किस नाम जानेंगे, इसी को कहेंगे H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानेंगे। हो तो गया। तो देखिए ये तो डाइपोल, वाटर को हम पहले बताए वाटर डाइपोल होता है, तो वाटर भी डाइपोल, और यहाँ का भी वाटर क्या है, ये भी डाइपोल है। तो इससे डाइपोल फोर्स भी तो कहेंगे ना, क्योंकि डाइपोल के बीच में फोर्स अप्लाई हुआ तो इसे डाइपोल फोर्स कहेंगे। लेकिन ये स्पेशल टाइप हो जाता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, तब उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं, वही नाम रखा गया इसका। तीसरा नंबर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे,
जैसे NH3 अमोनिया गैस की बात करते हैं, तो NH3 की अगर बात किया जाए तो देखिए N हो गया, H हो जाएगा, एगो H यहाँ पे हो जाएगा, एगो H यहाँ पे हो जाएगा। हम किसकी बात करें? NH3 की बात करें। ओके, तो NH3 एगो हो गया और एक और NH3 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, फिर एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे हो जाएगा। देखिए H इसको इधर ही रखेंगे क्योंकि तब ना जाके इसके और इसके बीच में फोर्स अप्लाई होगा। अब चलिए अगर हम इस पे पार्शियल चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, हाँ, तीनों बॉन्ड के साथ यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, फिर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे तीनों बॉन्ड के साथ यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव। ओके, हो गया, चलो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव सही से लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इन दोनों के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा और इसी फोर्स को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानेंगे, ETC। हो गया, बस यही। यहाँ पे NH3 भी डाइपोल कहलाएगा, NH3 को हम क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। यहाँ पर भी NH3 डाइपोल ही कहलाएगा। तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो फोर्स अप्लाई हुआ है ना, इससे हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जब अप्लाई हुआ है तो इसका स्पेशल नाम दे दिया गया है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हो गया, ओके, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग हुआ, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ के ख़त्म कर लिए, लेकिन अब हम लोग को जानना है थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये क्या होता है। तो टॉपिक बनेगा यहाँ पे बुआ, टॉपिक बनाएंगे हम लोग थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इसे हम हिंदी में कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा एवं अंतराणविक बल, इसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो अब इसी के बारे में हम लोग को जानना है और स्टडी करना है। एक्चुअल में थर्मल एनर्जी पहले जानने की, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो आप लोग अभी उतना पढ़े हैं, 6 गो टाइप पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, ये हम लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा रिलेशन बता देंगे। चलिए अब इसमें हम लोग को जानना कि एक्चुअल में ऊष्मीय ऊर्जा जानना है, मतलब थर्मल एनर्जी के बारे में जानना है। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? तो सिंपल में जानिए कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर के टेम्परेचर को थर्मल एनर्जी कहते हैं। बस जितने गर्मी उतने थर्मल एनर्जी। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से थर्मल एनर्जी भी बढ़ता है, क्योंकि हम जितना ही तापमान देंगे ना उतना ही ना गर्म होगी वस्तु, और जितना ही हीट होगी, गर्म होगी, उतना ही जो होता है ना ये थर्मल एनर्जी बढ़ता है। इसका मतलब हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। इसका मतलब किसी भी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा को ही हम लोग, हीट एनर्जी को ही हम लोग थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे। चलिए यहाँ पे डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि हीट एनर्जी, इसके बारे में और समझाएंगे हुआ, हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। अगर कोई पूछता है कि बताइए बुआ कि थर्मल एनर्जी हम लोग किसे कहते हैं, तो सिंपल में जानिए आप लोग कि हीट एनर्जी जो होता है ना, अर्थात हीट जो होता है ना किसी भी वस्तु का,
उसी हीट को, उसी ऊष्मा को हम लोग उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कह देते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मोशन के, अर्थात आणविक गति के। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, मूव तो करते रहते हैं। ओके, तो वो किसके कारण होता है, तो थर्मल एनर्जी के कारण। जैसे हम बात करते हैं सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड में थर्मल एनर्जी सबसे कम होता है, तो उसके पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से कंपन करते हैं। ओके, लेकिन अगर वहीं लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स होता है ना, उड़ते हैं, ढुलते हैं। इसका मतलब उसमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं सीधे। लेकिन वहीं सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें थर्मल एनर्जी कम होती है, उसमें ऊर्जा कम होती है। इस कारण से उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मोशन में नहीं रहते हैं, उड़ते नहीं है, वो अपने ही पोजीशन से कंपन करते रहते हैं, कांपते रहते हैं। बस हो तो गया, यही हम लोग को इसमें स्टडी करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर molecular motion as rotational motion, comma vibrational motion etc। ऐसे में तो बहुत सारे होते हैं मोशन। लीनियर मोशन भी हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर मोशन भी हो जाएगा, लीनियर मोशन etc। ओके, हम क्या लिखे अभी, हम अभी लिखे हैं हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर मोशन एज रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, लीनियर मोशन। ओके, इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी वस्तु की ऊष्मा जो होती है ना, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है, जो पॉसिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है मॉलिक्यूलर मोशन के, जैसे रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एवं लीनियर मोशन। ओके, अब यहां पे लिखेंगे हम लोग सो थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली, अब तो जानिए गए हम क्या लिखना चाहते हैं, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इट मीन्स टेम्परेचर increases with increases थर्मल एनर्जी। बस सिंपल बात है। ओके, यहाँ पे क्या है कि ये तो हम आप लोग समझा चुके हैं। ओके, अब ये चलिए, इसलिए थर्मल एनर्जी होता है ना, वे तापमान के सीधा समानुपाती होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे होगा क्या कि थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगा। ओके, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। अब इसकी हिंदी हम बोल दे रहे हैं बुआ। ओके, हिंदी लिखेंगे, किसी वस्तु की ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है जो आणविक गति जैसे कंपन गति, रैखिक गति, घूर्णन गति इत्यादि के लिए जिम्मेवार होती है। ओके, अब इसका हिंदी लिखना है, इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा तापमान के
इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा तापमान के सीधा समानुपाती होती है। इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा तापमान के सीधा समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि तापमान के बढ़ने से ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ती है। ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ती है। हो गया लिख लेंगे आप लोग। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब इसी का हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा डैट इज करके लिखेंगे कि थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हुआ, थर्मल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसका अर्थ होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी जो होती है ना, ये सीधा समानुपाती होती है किसके, टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि थर्मल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगी, यह भी बढ़ेगी। अगर वही बात करते हैं कि थर्मल एनर्जी अगर घट रही है तो टेम्परेचर भी, इसका मतलब क्या है कि घट चुका है पहले से। ओके, ये हो गया रिलेशन। इसमें ये किसके बीच रिलेशन हुआ, तो थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन हुआ। लेकिन अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कंपेयर करते हैं तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ये उल्टा होता है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बढ़ेगा तो सिंपल बात है वो हो जाएगा सॉलिड कहलाएगा। ओके, तो उसमें तो थर्मल एनर्जी कम होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोट मतलब नोट होता है कि थर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका अर्थ होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा अंतराणविक बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंतराणविक बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। डैट इज हमारे कहने का अर्थ ये हुआ कि थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साफ लिख देते हैं। इसकी बात करते हैं थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो ये उल्टा होता है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। तो 1 क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब कि थर्मल एनर्जी क्या होगी, थर्मल एनर्जी घटेगी। सिंपल सा बात है। अगर वही बात हम लोग ये करते हैं, ये एक नंबर ऑब्जर्वेशन, दूसरा नंबर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन कि इंटरमॉलिक्यूलर किसकी बात करते हुआ, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर घट रही है, इसका मतलब कि समझ जाइए कि थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को उल्टा होता है। देखिए रीजन क्या होता है कि अगर उष्मा देंगे तो पार्टिकल अलग अलग हो ही जाएंगे। सिंपल सी बात है। जब पार्टिकल अलग अलग होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा। तो उष्मा दिए, टेम्परेचर दिए, इसका मतलब उसमें ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, तो ज़्यादा हुआ टेम्परेचर तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो कम होगा ना। जैसे हम लोग आइस की बात करते हैं,
आइस जो होता है ना, तो आइस सॉलिड होता है तो उसमें थर्मल एनर्जी कम होता है। रीज़न क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में सटे रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे उष्मा देते हैं, टेम्परेचर देते हैं ना, तो टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी, लेकिन आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा, और वाटर बनेगा तो उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वाटर के अंदर थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वह कमज़ोर हो जाता है। ओके, हाँ, तब ना वो लिक्विड बनता है। वैसे ही सिंपल सा बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो थर्मल घटेगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा तो थर्मल बढ़ेगा। आगे समझ में आप लोग को? अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि थर्मल एनर्जी किस में ज़्यादा होती है और किस में होती है कम। तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम देखिए सॉलिड से हम इधर जाते हैं गैस की ओर तो थर्मल एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज, थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज, बढ़ता है। अगर हम गैस से सॉलिड की ओर आते हैं तो थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्मल एनर्जी डिक्रीजेज। ओके, सिंपल सी बात है। सॉलिड में जो होता है ना, सबसे कम होता है थर्मल एनर्जी, और लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से थर्मल एनर्जी भी हम लोगों ने पढ़ के आज ख़त्म कर लिया, इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बुआ लोग, आप लोग खूब अच्छा से मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके।